हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हम अपना चैप्टर 12 कवर अप कर रहे थे, जो है साउंड, ध्वनि के बारे में। तो साउंड के बारे में हमने अपना चैप्टर कर रहे थे, हमने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इजी चैप्टर है, ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, हम सिर्फ एक रीड आउट ज़रूर ले रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ बेसिक्स करना है इसमें, राइट। तो फटाफट से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी हमने लास्ट क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद इट। तो हमने देखा था साउंड कि हमें हर समय या एवरीडे या बहुत सारे टाइम पे हमें साउंड सुनने को मिलती है। अलग अलग तरीके की, अलग अलग चीज़ों की हमें साउंड सुनने को मिलती है। तो वो सुनने को कैसे मिलती है? पहली बात तो वो साउंड आती कहाँ से और किस तरीके से वो हमारे ईयर तक पहुँचती है? तो वो साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन होती है, उसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं? आगे पीछे होते हैं। तो वो पार्टिकल्स के आगे पीछे होने की वजह से डिस्टर्बेंस होती है। वो डिस्टर्बेंस मूव करती है और हमारे कानों तक पहुँचती है, ठीक है। अब ये तो है वाइब्रेशन की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। अब वो जो डिस्टर्बेंस है वो भी किस तरीके से, साउंड कैसी आती है? साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। उस मीडियम के थ्रू साउंड क्या करती है? हम तक पहुंचती है।
अब वो साउंड हम तक कैसे पहुंचती है? एयर के थ्रू। साउंड कैसे आती है? पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे होते हैं। जब वो आगे की तरफ होते हैं तो क्या करते हैं? वो कंप्रेस करते हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे कंप्रेस हो जाते हैं, एयर कंप्रेस होती है, तो उससे ज़्यादा डेंसिटी होती है, ज़्यादा वॉल्यूम होती है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। और जब एक बार फिर वो पीछे की तरफ जाती है तो उसको हम कहते हैं रेयरफैक्शन। C और R हम इसको कहते हैं। फिर अब साउंड को वही बात मीडियम चाहिए होता है, जैसे कि एयर है, कि हमने वो जार की बात की थी कि ग्लास जार है, उसके अंदर बेल रख दी तो उसके अंदर एयर है, हमने उसको बंद भी कर दिया, एयर टाइट कर दिया, उसके अंदर एयर तो ट्रैप हो चुकी है, तो अब क्या है? हमें आवाज़ सुनाई दे रही। लेकिन अगर वैक्यूम से हम वो एयर को पूरी की पूरी बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा? हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। फिर साउंड वेव्स जो है वो क्या होती है? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स कौन कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वो होती है जिसमें जिस डायरेक्शन में वो डिस्टरबेंस मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स जो हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं आगे की तरफ, जैसे अगर एक्स एक्सिस की हम बात करें, एक्स एक्सिस की तरह अगर जो डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टरबेंस है वो चल रही है तो एक्स एक्सिस की तरह ही जैसे वो होती है लाइन एक्स एक्सिस की, वैसे ही हमें आगे पीछे क्या देखने को मिलती है? पार्टिकल्स की मूवमेंट। और ट्रांसवर्स में क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस की लाइन है वो हो गई हमारी डिस्टर्बेंस, और उस पर वो जो वाई एक्सिस है उस वाई एक्सिस वाली लाइन पे क्या होंगे? पार्टिकल्स मूव करेंगे ऊपर नीचे, दैट इज ट्रांसवर्स। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी साउंड वेव की, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कि कितने ऑसिलेशंस लेती है साउंड। मतलब कि वो एक बार कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन। वो कंप्रेशन रेयरफैक्शन कैसे है? ये देखो, जब ये ऊपर होता है तो ऊपर वाले को हम कहते हैं कंप्रेशन, और जो ये वेव, और जब ये वेव नीचे की तरफ जाती है मिनिमम बिल्कुल पॉइंट पे तो हम उसको क्या कह देते हैं? रेयरफैक्शन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक कंप्रेशन से, ठीक है, ऊपर से नीचे गया फिर नीचे से ऊपर आया दूसरे कंप्रेशन तक, तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। इस तरीके से जितने भी ऑसिलेशन होते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन से नंबर ऑफ टाइम्स, उसको हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर उसका एम्पलीट्यूड हमने बात की थी कि क्या होता है उसका? एक उसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, एम्पलीट्यूड मतलब जैसे कितना वो दे पा रही है बेसिकली। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कितने फोर्स से हम एक ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे कानों तक साउंड आएगी, उतनी ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, और जितनी वाइब्रेशन होगी उतनी ही साउंड आएगी। और तीसरा था स्पीड मतलब कितनी तेज़ी से वो साउंड मूव करती है, कितनी तेज़ी से वो हमारे कानों तक पहुँचते, दैट इज स्पीड। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें साउंड वेव की देखने को मिलती हैं। This all we have covered in detail in the yesterday's lecture. ठीक है, एक हमें पिच देखने को मिलती है। अब लाउडनेस और जो पिच है उसको हम क्या कर देते हैं? इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, उनमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, और पिच किससे एसोसिएटेड है? कि जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो क्या होगी? पिच भी ज्यादा होगी। राइट, अब जो नॉइस है या फिर जो साउंड है वो भी अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि वो प्लेजेंट भी हो सकती है या अनप्लेजेंट भी हो सकती है। प्लेजेंट जो जैसे हम सिंगिंग कहते हैं, मीठी आवाज़ है, हमें अच्छे लग रहा है सुनने में, जैसे म्यूजिक होता है, ठीक है, मेलोडियस म्यूजिक। या फिर दूसरी होती है जो कहते हैं ना बेसुरा गा रहा है, भाई तू चुप हो जा, क्या? क्योंकि हमें वो बर्दाश्त नहीं होती, वो हमें सॉन्ग कम वो नॉइज ज़्यादा लगती है कि शोर मचा रहा है, गाना थोड़ी ना गा रहा है ये। ठीक है, फिर हम लाउडनेस और इंटेंसिटी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लाउडनेस तो क्या होती है कि हमारी ईयर तक कितनी साउंड पहुंच रही है। अब वो इक्वल इंटेंसिटी के हो सकते हैं, लेकिन कोई आवाज ज्यादा हो सकती है, लाउड ज्यादा होगी, कोई आवाज इन कंपैरिजन टू दी फर्स्ट कम लाउड होगी, तो लाउडनेस और इंटेंसिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, सो टिल दिस वी हैव कवर्ड इन अ लास्ट लेक्चर। कल के लेक्चर तक हमने इतना कवर अप कर लिया था। अब आज हम अपने आगे के लेक्चर को
स्टार्ट करेंगे। सो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है, मतलब कि जैसे अलग अलग मीडियम के थ्रू जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम के थ्रू पास ऑन होती है, ट्रैवल करती है, सॉलिड लिक्विड गैस अलग अलग मीडियम के थ्रू। तो अब अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी, ये हमें इस टॉपिक में पता चलेगा। साउंड प्रोपगेट्स थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड, मतलब एक मीडियम में कितनी स्पीड में जाएगी ना, कितनी स्पीड होगी साउंड की, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनाइट है वो। द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर दैन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन। कहते हैं ना जब बिजली कड़कती है तो लाइट, बिजली पहले चमकती हुई पहले हमें दिखाई देती है और फिर उसकी गरजने की आवाज़, बिजली कड़कने की आवाज़ हमें बाद में आती है। सो वी कैन मेक आउट दैट साउंड ट्रेवल्स विद अ स्पीड विच इज़ मच लेस दैन द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये क्यों हो रहा है कि हमें बिजली चमका तो हमें पहले दिख गया कि बिजली चमकी है, लेकिन उसकी आवाज़ बाद में आती है। क्यों? क्योंकि हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड से। जितनी स्पीड पे साउंड ट्रैवल करती है ना, उससे ज़्यादा स्पीड पे लाइट ट्रैवल करती है, इसीलिए हमें लाइट पहले दिखती है और साउंड बाद में आती है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल्स। अब साउंड की स्पीड कितनी होगी वो उस मीडियम पे डिपेंड करती है जिस मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल कर रही है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। अब वो उस मीडियम का टेम्परेचर क्या है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। कैसे? द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट इन एनी मीडियम। एज वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। तो क्या चीज़ है यहाँ पे कि वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है और मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब जो मीडियम है जैसे कि सॉलिड है तो उसमें क्या होगी, जल्दी जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा होगी। लिक्विड में साउंड की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब साउंड की स्पीड कम हो जाएगी लिक्विड स्टेट में, और गैसियस स्टेट में जो साउंड की स्पीड है वो और कम हो जाएगी। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में क्या हो जाता है, कम कम होती हुई चली जाती है साउंड की स्पीड, राइट। और टेम्परेचर के साथ भी हमें क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर की वजह से भी चेंजेस आते हैं स्पीड की साउंड में। कैसे? कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड की जो स्पीड है वो क्या होती चली जाएगी, वो भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ही ज़्यादा साउंड की स्पीड है। जैसे इसमें एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि हवा में जो साउंड की स्पीड है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो कितनी थी, 331 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ गया और जो टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस, तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई 331 से 344 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो क्या चीज़ है कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग साउंड स्पीड होती है, सॉलिड में ज़्यादा, फिर लिक्विड में तो उससे कम, फिर गैस में उससे कम, और टेम्परेचर में भी अलग अलग होती है। जितना कम टेम्परेचर होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. Sound bounces off a solid or a liquid like rubber ball bounces off a wall. Like light, sound gets reflected at the surface of a solid or liquid and follows the same laws of reflection as you have studied. मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बेसिकली इसमें क्या है, हमने लाइट के केस में बात की थी कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, उसमें हमें वो इंसिडेंट रे, नॉर्मल वगैरह, रिफ्लेक्टेड रे वो देखी थी हमने, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ क्या याद रखना है
कि जो साउंड है वो भी रिफ्लेक्शन उसमें भी होते हैं। अब हम बेसिकली अगर हम नॉर्मल चीज़ों से देखें, नॉर्मल टर्म्स में, तो हम क्या कहेंगे कि अच्छा रिफ्लेक्शन तो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। हम साउंड में कहेंगे नहीं यार, साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होएगी, लेकिन साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, वो कैसे होती है? जैसे मान लो एक रबर बॉल है, वो रबर बॉल को अगर हम दीवार पे मारेंगे तो वो रबर बॉल एकदम क्या होती है, हमने जहाँ से मारी वो वापस आ जाती है हमारी तरफ। क्या हुई? रिफ्लेक्ट बैक, वापस आ गई वो। इसी तरीके से साउंड भी, कोई भी सॉलिड या लिक्विड जो भी होता है ना, एज अ मीडियम, वो जब ट्रैवल करती है तो उस पे से वो बाउंस ऑफ हो जाती है, बाउंस कर जाती है साउंड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो साउंड है वो भी रिफ्लेक्ट होती है। An obstacle of large size which may be polished or rough is needed for the reflection of sound waves. मतलब एक मान लो एक ऑब्जेक्ट है बड़े से साइज़ का, उस पर हम पॉलिश करते हैं ना, या फिर कुछ को हम थोड़ा सा रफ छोड़ देते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो साउंड वेव्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए ऐसा काम हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इको। इको का क्या मतलब है? गूंजना, जैसे आवाज़ गूंजती है। अगर हम मान लो एक खाली रूम में है ना, बिल्कुल खाली है वो रूम, ये उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है, तो हमारी आवाज़ गूंजेगी, या उसमें बहुत कम सामान है तो हमारी आवाज़ गूंजेगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा वैक्यूम है। इफ़ यू शाउट और क्लैप नियर अ suitable reflecting object such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. The sound which we hear is called an echo. मतलब हम एक जो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है, अगर हम वहाँ पे शाउट करेंगे या क्लैप करेंगे तो क्या होगा, हमारी आवाज़ वापस आती है। जैसे कभी आप लोगों ने मूवीज़ में या टीवी में देखा होगा किसी उसमें कि कोई पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ होता है और वहाँ पे जाके वो किसी का नेम शाउट करते हैं, नेम चिल्लाते हैं। आई थिंक इट इज़ देयर इन रेडी मूवी है ना, उसमें है ये सलमान खान क्या करते हैं, वो शाउट करता है नेम और वो नेम वापस आता है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो जो नेम वापस आता है फिर जो हमें वापस सुनाई देता है वो क्या होती है? इको, कि वो आवाज़ क्या हो रही है? गूंज रही है। The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. To hear a distinct echo, the time interval between the original speed and the reflected one must be at least 0.1 second. मतलब कि जो हम इको की बात करें ना, कि हमने शाउट किया कोई नेम, और नेम शाउट करने के बाद हमारे पास वही नेम वापस से हमें सुनाई देता है, क्योंकि वो साउंड क्या होती है? डिफ्लेक्ट बैक होके आती है, तो हमें वो वापस से सुनाई देती है। अब जब हमें वो वापस सुनाई दे रही है, तो जैसे ही हमने शाउट किया उसके बाद 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तभी हमें क्या होगी? वापस से वो साउंड सुनाई देगी, वो इको हमें सुनाई देगी। If we take the speed of sound to be 344 meter per second at a given temperature, say at 22 degrees Celsius in air, the sound must go to the obstacle and reach back the ear of the listener on reflection after 0.1 second. मतलब एक स्पीड ऑफ साउंड है एक टेम्परेचर पे, तो अगर वो क्या कर रही है, वो एक चीज़ से टकरा रही है, तो वो 0.1 सेकेंड के बाद ही वो वापस आनी चाहिए, तभी हमें वो दोबारा से वापस से सुनाई देगी। Hence, the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least. अब कितना होना चाहिए, क्योंकि हमने कितना लिया है, साउंड की स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा हम निकाल सकते हैं। 344 मीटर पर सेकेंड हमारे पास साउंड है, सॉरी स्पीड है साउंड की, और टाइम हमें पता चल गया कि कम से 1.1 सेकेंड तो होना ही होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस निकाल देंगे कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। तो कितना डिस्टेंस करेगी? 344.4 मीटर। दस, फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस।
मतलब 0.1 सेकेंड है ना, तो अगर हमें वो इको सुननी है, वो आवाज़ वापस से सुननी है, तो कम से कम हाफ डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेनी चाहिए। दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। अब डिस्टेंस भी, जैसे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है, उसी अब स्पीड चेंज होगी तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी चेंज होगा। इकोज में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अब कई बार होता है ना कि हमें सुनाई देती है आवाज़, हम जैसे शाउट करते हैं नेम, तो वो आवाज़ सुनाई देती है, टीवी में ही देखा हो आपने, वो आवाज़ सुनाई देती है ना, तो वो सिर्फ एक बार सुनाई नहीं देती, वो मल्टीपल टाइम सुनाई देती है। लाइक संजना 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 संजना, वो क्या होता है, स्लो 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 होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखने को मिलती हैं। The rolling of thunder is due to the successive reflections of sound from a number of reflecting surfaces such as the clouds and the land। कि जो हमें बिजली कड़कती हुई देखने को मिलती है ना, बिजली कड़कती तो उसकी आवाज़ आती है, वो भी हमें थोड़ी सी देर तक आवाज़ क्यों आती है एकदम? क्यों? क्योंकि कड़कती वो एक ही बार है, लेकिन हमें आवाज़ सुनाई देती है थोड़ी देर, कुछ सेकेंड्स। तो वो क्यों होती है? क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से, कि क्लाउड्स हैं या लैंड है, उससे रिफ्लेक्ट बैक होके आती है, तो इसीलिए हमें मल्टीपल साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो ये थी हमारी इको। नाउ विल टॉक अबाउट रिवर्बरेशन, प्रतिध्वनि। अब रिवर्बरेशन क्या होता है? अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible। मतलब क्या बात हो रही है ये? जैसे कि एक बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। अब वो हॉल क्या है कि वहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं है, तो क्या होगी वहाँ पे, अगर आप कोई भी वॉइस करोगे ना, वो वॉइस हमें ऐसा लगता है कि अरे यार कितनी ज़्यादा आवाज़ ऐसे गूंज सी रही है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट वहीं पर रिपीटेडली, वॉल्स ही होती है, वॉल से टकरा टकरा के वो क्या होती रहती है, रिपीटेडली रिफ्लेक्ट होती रहती है, इसीलिए हमें ज़्यादा साउंड सुनाई देती ही रहती है। तो वो साउंड हम कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रख दें जिससे कि वो साउंड कम हो जाए। अब एक रूम इमेजिन करो, एक रूम है जो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ नहीं है, और एक रूम है जिसमें थोड़ा सा सामान है, तो आपको बहुत डिफरेंस लगेगा खुद बोलने में और आवाज़ सुनने में किसी की, उन दोनों रूम्स में। क्यों? क्योंकि जो रूम खाली है वहाँ पे वॉल से टकरा के वो आवाज़ वहीं पे ऐसा लगेगा हमें कि आवाज़ गूंज रही है, वो आवाज़ वहीं पे हमें वापस बार बार सुनाई देती रहेगी और बहुत लाउड। लेकिन जहाँ पे सामान है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सामान जो है उससे टकरा जाएगी और जल्दी से क्या हो जाएगी, वो साउंड कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होती है ना, कि साउंड हम परसिस्ट करती रहती है, वहाँ पे साउंड रहती ही है, हमें सुनाई देती रहती है, उसको कहते हैं रिवर्बरेशन। इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज़ हाईली अनडिज़ायरेबल। मतलब जो बड़ा ऑडिटोरियम या बड़ा सा हॉल होता है, तो वहाँ पे रिवर्बरेशन बहुत ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवर्बरेशन इतना कोई नहीं चाहता, क्योंकि उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होती है। टू रिड्यूस रिवर्बरेशन, the roof and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbent materials like compressed fiberboard, rough plaster or draperies. The seat materials are also selected on the basis of their sound absorbing properties। अब क्योंकि वो ज़्यादा रिवर्बरेशन को डिज़ायर नहीं करते, नहीं चाहते इतनी ज़्यादा हो, तो उसको कम करने के लिए वो क्या करते हैं, जो रूफ है, जो छत होती है या फिर जो साइड की वॉल्स हैं ऑडिटोरियम की, ठीक है, तो वहाँ पे साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स लगा देते हैं कि वो वॉल से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस ना आए साउंड, वो वॉल से जैसी साउंड टकराए ना, वो वॉल्स एब्जॉर्ब कर ले, उस वॉल में इस तरीके का मटेरियल हो कि वो जो वॉल से टकराएगी जैसे ही साउंड, तो वो वॉल क्या कर लेगी, उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगी, रिफ्लेक्ट बैक करने की बजाय। सिमिलरली जो वहाँ पे चेयर्स वगैरह होंगी या जो भी सीट्स होंगी, वहाँ पे क्या करेंगे, वो उन सीट्स में भी ऐसा मटेरियल लगा देंगे जिनमें साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ हो, तो वो सीट से भी अगर कोई किसी चेयर वगैरह की सीट से भी अगर टकराएगी साउंड, तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेगी उस साउंड को, तो इससे क्या होगी, रिवर्बरेशन हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये तो थे कुछ बेसिक टर्म्स। नाउ यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
मतलब जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमें सुनने को मिलती है साउंड की, ठीक है, तो उसके यूजेस क्या है, उससे हमारा फ़ायदा क्या होता है, क्या क्या काम आती है वो हमारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्यों होती है, क्योंकि वो बार बार टकराती है सरफेस से और टकरा के वो वापस हमारी तरफ आती है। तो उसके यूज़ क्या है? फर्स्ट, मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स एंड शहनाइज आर ऑल डिजाइन्ड टू सेंड साउंड in a particular direction without spreading it in all directions। क्या होता है, जैसे जो मेगाफोन्स होते हैं जिससे कि आवाज़ लाउड सुनाई देती है, ठीक है, या हॉर्न्स होते हैं या ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इनसे जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी, और वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होगी कि एक ही डायरेक्शन में साउंड जाएगी, हर डायरेक्शन में फैलने नहीं लग जाएगी, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। क्यों जाएगी एक डायरेक्शन में? रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स अ ट्यूब फॉलोड बाय अ कॉनिकल ओपनिंग रिफ्लेक्ट्स साउंड सक्सेसिवली टू गाइड मोस्ट ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम द सोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द ऑडियंस। मतलब इनमें क्या होती है, एक ट्यूब होती है जिसमें कि, और उस ट्यूब में ना एक कोन शेप में एक ओपनिंग भी होती है, ठीक है, जिससे भी कि वो क्या करता है, वो ओपनिंग की क्या मदद करती है कि जो साउंड वेव्स है उनको गाइड करती है कि उनको किस तरीके से सोर्स से अपने ऑडियंस तक पहुंचना है, वो गाइड करती है उसको। मतलब वो फैली भी नहीं है, वो गाइड कर रही है। जैसे सिंपल सी चीज़ है, एक पाइप होता है, अगर आप वाटर टैप ऑन कर दोगे और उस पर पाइप लगा दोगे, पाइप से तो क्या होगा, एक तरफ एक ही डायरेक्शन में जिधर आपने वो पाइप कर रखा उधर की तरफ ही पानी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पाइप नहीं फिक्स किया टैप पे और आपने टैप ऑन कर दी तो पानी क्या होगा, सारे में फैल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि एक कोनिकल टाइप होती है, उससे कोनिकल से क्या चीज़ आती है कि वो एक ही जगह पे ऑडियंस की तरफ करके उसको बजाया जाता है, तो वो एक ही जगह पे क्या करती है, साउंड जाती है, बजाय की अलग अलग डायरेक्शन में जाने के। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप क्या होता है, वो जो डॉक्टर चेक करता है ना, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है डॉक्टर्स के पास, ठीक है। तो यूज फॉर लिसनिंग टू साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, मेनली इन द हार्ट और लंग्स। वो साउंड सुनते हैं ना हमारी लगा के हार्ट की, लंग्स की, हमारी चेस्ट पे और हमारी बैक पे, कि टेक अ डीप ब्रेथ, लीव इट, टेक अ डीप ब्रेथ। व्हाट डू दे डू? वो क्या करते हैं उस पे, वो उस साउंड को सुनते हैं कि किस तरीके से चल रहा है, वो हमारी हार्ट बीट सुनते हैं कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। इन स्टेथोस्कोप्स द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब वो डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि जो हार्ट बीट है एक पर्सन की, स्टेथोस्कोप से वो डॉक्टर को हार्ट बीट कैसे सुनाई देती है, क्योंकि साउंड की मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, उसी की वजह से डॉक्टर को वो सुनाई देती है, राइट। Generally, the ceilings of concert hills, conference halls and cinema halls are curved so that sound after reflection reaches all corners of the hall. Sometimes a curved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the soundboard spreads evenly across the width of the hall. मतलब जनरली क्या होता है, जो कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं या सिनेमा हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह होते हैं, उनके जो कोने होते हैं ना, उनको थोड़ा सा कर्व शेप में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि वो सिर्फ एक ही जगह पे पहुंच के वो सारी डायरेक्शन में आवाज़ उनकी पहुंच जाए, जो भी काम वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब जो कर्व्ड साउंड बोर्ड है, एक कर्व शेप में साउंड बोर्ड कई बार स्टेज के पीछे भी लगाया जाता है। स्टेज के पीछे क्यों लगाया जाता है? ताकि वो जो साउंड है वो उस साउंड बोर्ड से रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट होके वो वापस आएगी। अब वो स्टेज के पीछे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही बोल रहे हैं वो गूंज के, मतलब वो आवाज़ जाएगी तो वो क्या करते हैं, वॉल से टकराते हैं, तो वो ऐसे ही जो साउंड बोर्ड है उससे टकराएगी, उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके जाएगी और उस रिफ्लेक्शन की वजह से हर जगह हमें साउंड फैली हुई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे यूजेस। किसके यूजेस? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के।
नाउ नेक्स्ट इज रेंज ऑफ हियरिंग. द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग या ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 20 हैज़र्ड्स टू 20,000 हैज़र्ड्स. ठीक है, 1 हैज़र्ड को हम क्या मानते हैं, 1 साइकिल, मतलब 20 से 20,000. 20 से कम होगी तो हमें सुनाई नहीं देगी, 20,000 से ज़्यादा होगी तो भी हमें सुनाई नहीं देगी, और वो हमारे लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली भी होगी. हमारे कानों को हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है हमें. चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलो हैज़ार्ड्स. मीन्स 1 किलो हैज़ार्ड कितना है, 1000 हैज़ार्ड्स. कितना ज़्यादा सुन सकते हैं, मतलब वो एक छोटा बच्चा भी 5 साल से कम की उम्र का. एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर ईयर्स बिकम लेस सेंसिटिव टू हायर फ्रीक्वेंसीज. मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वो उनको सुनाई कम देने लग जाते हैं, वो सेंसिटिव होने लग जाते हैं, ज़्यादा लेस सेंसिटिव. मतलब साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हैज़ार्ड आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड. जो 20 हैज़ार्ड से कम होते हैं उनको इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड कहते हैं. If we could hear infrasound, we would hear the vibrations of a pendulum just as we hear the vibrations of the wings of bee. मतलब उसको सुनना बहुत मुश्किल होता है 20 हैज़ार्ड से कम. अगर हम उसको सुन रहे हैं तो जो पेंडुलम हमें देखने को मिलता है ना, उसकी वाइब्रेशंस भी हमें सुनाई देगी. Rhinoceros communicate using infrasound of frequency as low as 5 हैज़ार्ड. Whales and elephants produce sound in the infrasound range. It is observed that some animals get disturbed before earthquakes. अब earthquake से वो क्यों डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वो जो 5 हैज़ार्ड तक की भी, मतलब बहुत लो फ्रीक्वेंसी की भी जो साउंड होती है वो भी इन एनिमल्स को पता चल जाती है, सुन जाती है. अब इनको सुन जाती है तो ये अर्थक्वेक को बहुत पहले डिटेक्ट कर लेते हैं, इस वजह से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं. ठीक है, तभी इसी से और हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है. Earthquakes produce low frequency infrasound before the main shock waves begin, which possibly alter the animals. मतलब वो क्या करती है, लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड क्रिएट करते हैं. मतलब पूरा वो मेन शॉक आने से पहले ना, कि प्रॉपर अर्थक्वेक आने से पहले वो लो फ्रीक्वेंसी हमें साउंड देखने को मिलती है, इंफ्रासाउंड, जो एनिमल्स लो फ्रीक्वेंसी हियर कर सकते हैं. जैसे हमने वेल्स की बात की, राइनोसरस, एलिफेंट्स, तो वो सुन सकते हैं, इसीलिए वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाते हैं, वो एनिमल्स अलर्ट हो जाते हैं. फ्रीक्वेंसीज हाइयर दैन 20 किलो हैज़ार्ड्स. 20 हैज़ार्ड्स नहीं है, 20 किलो हैज़ार्ड्स are called ultrasonic या फिर ultrasound. Ultrasound is produced by animals such as dolphins, bats and porpoises. Moths of certain families have very sensitive hearing equipment. These moths can hear the high frequency squeaks of the beat and know when squeaks of the bat and know when a bat is flying nearby and are able to escape capture. Rats also play games by producing ultrasound. अल्ट्रासाउंड कौन सी होती है, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है, काफ़ी ज़्यादा 20 किलो हैज़ार्ड से ऊपर वाली. तो ये क्या होता है, ये भी कुछ एनिमल्स में हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार से बच पाते हैं. ठीक है, वो बच जाते हैं वहाँ से. जैसे कि जो मोथ्स हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सुन लेते हैं. तो जो बैट होता है, बैट के आने का वो सुन जाते हैं आवाज़, जिससे कि वो अपने आप को बचा लेते हैं कि बैट उनको पकड़ ना ले और खा ना ले. ठीक है, हमने कुछ टर्म्स के बारे में बात की है गाइस. इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिवर्बरेशन क्या होती है, इको क्या होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के यूजेस क्या हैं. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना. कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, बाकी का हम अपना कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, कवर अप करेंगे, और होपफुली हमारे कल के लेक्चर में ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 12. सो टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.